नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ दिशा बेस्ट। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। कोरोना काल में हम वाराणसी से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। पावरलूम बुनकरों का बिजली सब्सिडी समाप्त किए जाने का मुद्दा प्रदेश भर में अब गरमाने लगा है। पावरलूम बुनकरों को बिजली बिल पर सब्सिडी व्यवस्था को बहाल किए जाने को लेकर प्रदेश भर के बुनकर संगठनों के आह्वान पर बुनकरों ने 15 दिनों के लिए पावरलूम बंद कर अपने अपने इलाके में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा पावरलूम पर दी जाने वाली विद्युत सब्सिडी को समाप्त कर दिया गया है। बुनकरों को अब प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का भुगतान करना होगा। इसके विरोध में प्रदेश भर के समस्त बुनकर 1 सितंबर से 15 सितंबर तक अपनी लूम बंद करके अपने अपने क्षेत्रों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। इस संदर्भ में वाराणसी के बुनकरों का कहना है कि बुनकरों के लॉकडाउन के बाद स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई है और सब्सिडी हटाए जाने के बाद बुनकरों को अब बिजली का बिल भारी पड़ रहा है। वो अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा बिजली के बिल के रूप में अदा कर रहे हैं, तो परिवार का खर्च वो कैसे चलाएंगे। बुनकरों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 सितंबर तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वो विद्युत कनेक्शन को कटवाने का अनुरोध करेंगे और बुनकरों का काम छोड़कर कोई दूसरा व्यवसाय करेंगे। हम ये योगी आदित्यनाथ जी से ये चाहते हैं कि हमारी जो बुनकर के फ्लैट रेट जो बिल है उनको तत्काल बहाल किया जाए और बुनकरों के लिए एक ऐसा शासन लागू किया जाए जो बुनकर तो परेशान है, 5-6 महीने से लॉकडाउन की वजह से तरस तराई हो चुका है। हम ये चाहते हैं कि बुनकर की बिजली का फ्लैट रेट जो उसको तुरंत तत्काल वापस लिया जाए। तो बिजली की हालत आप जान नहीं सकते हैं कैसी हालत है, सब हालत ख़राब है, मशीन चल नहीं रही है, घर का खर्चा चलाना है, इसलिए पान की दुकान खोले हैं, 150 मिलता है, इससे इसी से घर का खर्चा चलता है। अभी तो हालत बहुत ख़राब है, सरकार को देखना चाहिए ये सब, सरकार तो कुछ देख ही नहीं रही। समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टी बांधकर वाराणसी के जिला मुख्यालय पर चीनी मांझा से बनारस सहित पूरे प्रदेश में हो रही दुर्घटनाओं और लगातार मौतों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर विरोध जताया है और साथ ही जिला प्रशासन से चीनी मांझा को तत्काल बंद करने की मांग की है। पूरे देश में चीनी मांझा लगातार मौत का कारण बन रहा है। बनारस की मासूम बच्ची कृतिका चाइनीज मांझे की शिकार हुई और उसकी मौत हो गई। इस घटना से पहले भी हुए लगातार मौतों से लोगों में गुस्सा है। चीनी मांझे के खिलाफ सभी सामाजिक संगठन अपना अपना विरोध दर्ज कराते आ रहे हैं। सीमा पर चीन के नापाक हरकत के बाद चीनी सामानों के बहिष्कार की बात हो रही है, लेकिन आज भी खुलेआम चीनी मांझा की बिक्री हो रही है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने बाह में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करते हुए जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा से शहर में चाइनीज मांझे के बिक्री पर जल्द से जल्द रोक लगाने की बात कही गई है और उनसे पीछे जुड़े लापरवाह लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। कांत विश्वकर्मा, पूर्व पार्षद समाजवादी पार्टी, और संदीप मिश्रा जी, अभिषेक बच्चा जी, आज हम सभी समाजवादी साथी वाराणसी जिलाधिकारी के यहाँ एक ज्ञापन लेके आए थे। हमारे ज्ञापन का संदर्भ जो पूरे बनारस में आज खुलेआम चाइना मंझा बिक रहा है, उसके वजह से रोज़ लगातार अप्रिय घटनाएं घट रही हैं। उसी कड़ी में अब से 2-3 दिन पूर्व एक 7 साल की बच्ची का गला कटने की वजह से निर्मम हत्या हो गई। तो हम समाजवादी चाहते हैं अब बनारस में कहीं भी चाइना मंझा न बिके न दिखे। एक ज्ञापन लेकर, ज्ञापन का संदर्भ यह था कि अभी 1 हफ्ता पूर्व एक कृतिका नाम की 7 वर्षीय की बच्ची जो प्रतिबंधित चाइना मंझा की शिकार हुई और वहीं पे वो मृत्यु उसकी हो गई। और इस प्रकार मृत्यु पिछले कई वर्षों से कईयों की जान ले चुका चाइना मंझा जो प्रतिबंधित है। और उत्तर प्रदेश की सरकार और बनारस की प्रशासन की मिली भगत से ये चाइना मंझा का बिक्री बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है और पुलिस प्रशासन इस पर कोई रोक नहीं लगा रहा है। और आज हम लोग यह सोचकर वाराणसी जिलाधिकारी महोदय के आए और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बरेली में घटी एक घटना के साथ ही पूरे प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। एसीएम चतुर्थ शुभांगी शुक्ला को ज्ञापन सौंपते हुए अपराध पर लगाम लगाने की मांग की है और इस दौरान आप कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश किए तो उन्हें बैरिकेड गेट के पास ही सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाना शुरू कर दिया। जो घटना हुआ रायबरेली के अंदर एक गरीब परिवार का युवक जो रिक्शा चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा
पुलिस थाने में ले जाती है, बर्बर तरीके से उसकी पिटाई करती है और युवक की मौत हो जाती है। और उसके पिता की मौत, उसके बाद उस युवक की मौत, और उसका परिवार आज लावारिस हालात में है। इकलौता व्यक्ति था जो धन अर्जित करता था, कमाता था और परिवार का भरण पोषण करता था। तो ऐसी ये एक रायबरेली की घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कोने कोने में आप निगाह उठा करके देखें तो आए दिन लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। यूपी कॉलेज के छात्रों ने मंगलवार को धरने के 5वें दिन अपनी आवाज बुलंद करते हुए कॉलेज के प्रबंध समिति का पुतला दहन किया और इस दौरान छात्र यूपी कॉलेज के मुख्य द्वार से लेकर भोजूबीर तिराहे तक अपने हाथों में प्रबंध समिति के प्रतीकात्मक स्वरूप पुतले को लेकर कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़े और बीच चौराहे पर पुतला दहन किया। इस दौरान छात्र नेता विवेकानंद ने बताया कि पिछले दिनों प्रदेश सरकार के एक मंत्री यहां आए थे, लेकिन कुछ भी लिखित नहीं दिया गया था और न ही कॉलेज प्रशासन का कोई अधिकारी हम लोगों का हाल जानने आया। जब तक सचिव ने बर्खास्तगी का आदेश नहीं मिल जाता हम लोग इसी तरह आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मंत्री जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच कराई जाएगी, लेकिन मंत्री जी के द्वारा कुछ लिखित हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ और हम लोग को जब तक लिखित प्राप्त नहीं होगा, जब तक इनके बर्खास्तगी का लेटर हम लोग को प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। प्रबंध तंत्र का हम लोग प्रबंध समिति के सदस्यों का पुतला फूके, टोटल समिति का फूक दिए हैं, क्योंकि आज तक 6वां दिन है। 6वें दिन कोई भी जिला का जिम्मेदार व्यक्ति और प्रबंध समिति का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हम लोग से हाल चाल तक लेने यहाँ उपस्थित नहीं हुआ, जिससे क्षुब्ध होकर हम लोगों को ये कदम। अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर फरिश्ते के रूप में सामने आए हैं और इस बार सोनू सूद वाराणसी के नाविकों के लिए मदद लेकर आए हैं। दरअसल कोरोना महामारी और उसके बाद बाढ़ की समस्या से नाविकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब कर दी थी। घर में राशन नहीं था, जिसे देखते हुए युवाओं के एक संगठन ने पहले वाराणसी जिला प्रशासन से अपील की, लेकिन वहां से मदद नहीं मिलने पर इन युवाओं ने सोनू सूद को ट्विटर के माध्यम से संपर्क किया और नाविकों की परेशानी सामने रखी। उसके बाद सोनू सूद ने तुरंत ट्वीट का रिप्लाई किया और 5 घंटों के अंदर 350 राशन किट वाराणसी के नाविकों के लिए भेज दिए। सोनू सूद से मदद पाने के बाद काशी के नाविक सोनू सूद को धन्यवाद दे रहे हैं। वाराणसी का नाविक परिवार फिलहाल सोनू सूद को फरिश्ते के रूप में देख रहा है। हमारे यहाँ दिक्कत बहुत थी, इस समय सबसे ज़्यादा खाने की समस्या थी, जिससे इस समय सोनू सूद सर जी हमारे लिए फरिश्ते बनकर आए हैं, रियल हीरो के जैसे। ये राशन किट आया है फिल्म अभिनेता सोनू सूद सर के सहयोग से आया है और ये जो बनारस में जो काशी में नाविक हैं जो नाव चलाते हैं उनको दिया गया है कि हम लोग के संपर्क में थे, वो लगातार हम लोग से अनुरोध कर रहे थे कि भैया किस तरीके से हम लोग को राशन सामग्री मिल जाता, क्योंकि नाविकों की स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि एक तो लॉकडाउन में पूरी तरीके से यहाँ पे पर्यटन ना आ पाए और इसके साथ साथ बाढ़ का पानी बढ़ गया गंगा जी का, जिसकी वजह से मतलब नाविकों का था कि किसी तरीके से राशन की मदद हो जाए। तो हम लोगों ने सीधे सोनू सूद सर को ट्वीट किया। मुझे लगा कि इतने सोनू सूद सर इतना सबको सहयोग कर रहे हैं, इन नाविकों का भी भला हो जाएगा। तो यही उम्मीद के साथ ट्वीट किया। सोनू सूद सर का तुरंत रिप्लाई आया कि शाम तक राशन पहुँच जाएगा। कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार विकास संस्थान मोहव चौलापुर द्वारा प्रशिक्षित 60 महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन वितरित की गई। बुधवार को वाराणसी के चौलापुर गांव में कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार विकास संस्थान के भवन उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा के जिला मंत्री शिवानंद राय ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रहे स्वरोजगार योजना के तहत इस संस्थान द्वारा 100 महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा था और इस प्रशिक्षण में 60 महिलाओं ने क्वालिफाई कर लिया, जिसके तहत आज उन सभी महिलाओं को सिलाई मशीन देकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया है। कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार विकास संस्थान द्वारा अब तक 500 से ज्यादा महिलाओं को विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जा चुका है और वो महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपने घर की जीविकापार्जन में सहयोग प्रदान कर रही है। इन महिलाओं का लॉकडाउन के पहले ही प्रशिक्षण पूरा हो गया था। कोरोना काल के कारण सिलाई मशीन का वितरण अब किया गया। कौशल प्रशिक्षण रोजगार विकास संस्थान मोहाव एक इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और जो महिलाएं प्रशिक्षित थी उनको सिलाई मशीन बांटा गया है। 60 महिलाओं को बांटा गया है और इसके जो डायरेक्टर हैं सौरभ मौर्य जी, इनके अथक प्रयास से अब तक कम से कम 3 वर्षों में 500 से 1000 बच्चे जो है रोजगार पाए हुए हैं और आज मैंने इनके इंस्टीट्यूट का उद्घाटन भी किया। मैं इनको तहे दिल से बधाई देता हूं और ये हमारी कामना है कि जिन महिलाओं को इन्होंने सिलाई मशीन वितरण किया है उन लोगों
का आत्मनिर्भर अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसके तहत ये लोग आगे बढ़े और अगल बगल की महिलाओं को भी प्रशिक्षित करके सिलाई मशीन उपलब्ध करा करके आगे बढ़ाने में प्रयास करें। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ाव की वजह से नाव खड़ी हो गई है, जिससे नाविकों के सामने भुखमरी आ गई है। नाव चालकों ने बताया कि अब तक हम लोगों को घरों के आभूषण सहित अन्य सामान बेचकर खाने की नौबत आ गई है। नाविकों का कहना है कि लॉकडाउन और बाढ़ ने उनके जीवन पर दोहरी मार डाल दी है। बाढ़ की वजह से घंटों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। जल पुलिस के स्थान में भी बदलाव किया गया है। ऐसे में नाविकों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। और जो हमारे काशी का 84 घाट है, उसका संपर्क बड़ा टूट गया है और जो गंगा का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जो उसमें यहाँ पे जल पुलिस भी है, जल पुलिस भी पानी अंदर जाने वाला है और उनका भी जगह चेंज हो जाएगा। और जो हमारे काशी का जो फेमस गंगा आरती है, उसका भी जगह चेंज हो गया है। और जो हमारे काशी की जो प्राचीन मंदिर है, वो सब पानी में समा गई है। ये इस समय गंगा का जल स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इस बार देखिए गंगा किनारे के लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। पहले तो लॉकडाउन की मार झेले कोविड-19 की, अब गंगा का जल स्तर जिस प्रकार से बढ़ गया, पूरी तरीके से नौका संचालन बंद कर दी गई है। इसके वजह से नाविक लोगों के ऊपर रोजी संकट का एकदम विकराल रूप धारा हुआ है। कोई इस समय खाने नहाने की तो एकदम। अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 दिनों तक पितृपक्ष रहेगा। बुधवार से इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन काशी के 50 मोचन कुंड और गंगा घाटों पर पिंडदान श्राद्ध तर्पण करने वाले लोग नहीं पहुंचे, क्योंकि जिला प्रशासन ने इस बार 15 दिनों तक किसी आयोजन पर रोक लगा दी है। 50 पिशाच मोचन कुंड में 15 दिनों के मेले में 1.5 लाख लोग आते थे, लेकिन कोरोना की वजह से प्रतिबंध के बाद पहले दिन यहां कोई नहीं आया। जिला प्रशासन ने पुलिसकर्मियों को भी कुंड पर तैनात कर दिया है। पितृपक्ष पर कोरोना की मार पड़ने से यहां के पुजारी बेहद परेशान हैं। इनका कहना है कि जमा पैसों से ही अभी घर का खर्च चलाया जा रहा है। कुछ दिनों तक ऐसी नौबत रही तो कोई दूसरा धंधा पानी करना पड़ सकता है। पितृपक्ष में यजमान अच्छा खासा दान करते थे, आमदनी अच्छी होती थी। वाराणसी के इस पिशाच मोचन कुंड पर पितृपक्ष में यूपी और बिहार के कई जनपदों से हजारों लोग प्रतिवर्ष अपने पितरों का पिंडदान करने आते हैं। कोरोना के चलते इस वर्ष ये परंपरा भी रुक गई है। ऐसे में पंडा समाज के समक्ष रोजी रोटी की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। यहाँ 7 घाट है, 7 घाट के आदमी सब अपने घर बैठे हुए हैं। जो प्रशासन कहेगा वही काम करेंगे, क्या किया जाए। हर बार कैसा नजारा यहाँ हुआ करता था? हर साल 15 दिन के मेला में 1.5 लाख 2 लाख आदमी का भीड़ होता था और अभी तो 2 रोज में 1 रुपया भी नहीं मिला। कोई यात्री आता ही नहीं। घर से हम लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं, शाम को चले जाते हैं। कोई पूजा पिंड करने भी आता है तो उनको कह दिया जाता भैया नहीं कराएंगे, क्योंकि प्रशासन को कोई अभी हम लोग के पास कोई आर्डर नहीं आया। साल भर में एक ही बार पितृपक्ष पे यहाँ भीड़ भाड़ होती है। हाँ, आर्थिक स्थिति तो भैया घर घर आ गया। सबसे बड़ी समस्या है कि देखिए पितृपक्ष में यहाँ जो जजमान आते थे वो पूजा पाठ कराते थे तो कुछ उनसे काम चलता था। अब ये 15 दिन पितृपक्ष जो है ये प्रशासन के द्वारा जो है ये रोक लगा दी गई है, जिससे ब्राह्मणों के सामने रोजी रोटी की समस्या हो गई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है और यजमानों को अपने पितरों के गया श्राद्ध पिंडदान करने में बड़ी समस्या। राष्ट्रीय हिंदू दल की ओर से वाराणसी के चांदपुर में किए जा रहे 108 दिवसीय हनुमान चालीसा हवनात्मक ऐतिहासिक यज्ञ में प्रतिदिन की तरह 251 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए हवन किया गया। राष्ट्रीय हिंदू दल के अध्यक्ष हिंदू नेता रोशन पांडे की अध्यक्षता में चल रहे इस महायज्ञ का उद्देश्य है कट्टरपंथी ताकतों का विनाश और जिहादियों से मुक्ति। हिंदू समाज और हिंदू महिलाओं को लव जिहाद और जिहादियों से बचाने के लिए ये ऐतिहासिक यज्ञ किया जा रहा है। ये यज्ञ 3 महीने और 11 दिन तक चलेगा। वाराणसी की पहचान धर्म, अध्यात्म और कला संस्कृति के साथ ही शिक्षा और साहित्य के लिए है। जब बात शिक्षा और साहित्य की हो तो पहला नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आता है, जो बनारस की पहचान बन चुका है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बीएचयू के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला 4 फरवरी 1916 को लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा रखी गई थी, जो तत्कालीन वायसराय था।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 30,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। विश्वविद्यालय में मुख्य 4 इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें 14 शिक्षण संकाय और 140 विभाग शामिल हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया से लगभग 34 देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर 1300 एकड़ से अधिक परिसर में फैला हुआ है। दस्तावेजों के अनुसार इस विश्वविद्यालय की स्थापना में मदन मोहन मालवीय का योगदान केवल सामान्य संस्थापक सदस्य के रूप में था। इस विश्वविद्यालय के मूल में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय के 2 परिसर हैं। मुख्य परिसर की भूमि काशी नरेश ने दान की थी। विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर मिर्जापुर जनपद में बरकछा नामक जगह पर है, जो करीब 2700 एकड़ में फैला है। करीब 75 छात्रावासों के साथ ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। बीएचयू के परिसर में बाबा विश्वनाथ का विशाल मंदिर है। कुतुब मीनार से भी ऊंचा ये मंदिर श्वेत संगमरमर से बना हुआ है। सुंदरलाल, पंडित मदन मोहन मालवीय, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर रामस्वामी अय्यर जैसे विद्वान यहाँ के कुलपति रह चुके हैं। बीएचयू की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू शास्त्र और संस्कृत साहित्य की शिक्षा का प्रसार करना था, जिससे प्राचीन भारत की संस्कृति और उसके उत्तम विचारों की रक्षा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।